नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IND 24 में। मैं आपके साथ वर्षा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हर बार की तरह इस बार भी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जीना इसी का नाम है। और हर बार की तरह इस बार भी हम हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी से बात करेंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। लगता है आज सर ओटी से उठकर डायरेक्ट आए हैं और आज फिर से हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और एक टॉपिक है हमारा नया, अंतर्द्वंद, आत्मसंघर्ष। यानी कि जीवन से जो लड़ाई लड़ते रहते हैं हम पूरे जीवन भर, उस मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जो अंतर्द्वंद है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये खुद की लड़ाई है, इसको कैसे डिफाइन करें हम? नमस्कार IND 24 के सभी मित्रों, बंधुओं। वर्षा जी, आपका भी नमस्कार। और आज आपने मुझे, मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला ही था और आपने मुझे पकड़ लिया। और मैं वाकई इस वक्त अंतर्द्वंद में हूँ मैं कि कुछ काम मेरे पेंडिंग हैं, कुछ काम करने हैं मुझे और हमको अगला एपिसोड भी बनाना था। तो सवाल ये उठता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, यदि अंतर्द्वंद, इसके मायने क्या है? इंग्लिश में एक शब्द है जिसको हम कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। अंदर ही अंदर मेंटल चैटर भी बोलते हैं उसको, मेंटल टॉक, टर्बुलेंस। ऐसे कई शब्द हैं जो ना एक प्रकार से एक विचलन को पैदा करते हैं। जैसे झील है, झील का जो ऊपर की जो पानी की सतह है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, शांत झील है। आप भीतर का खजाना देख सकते हो, भीतर की मछलियां देख सकते हो, भीतर के शंख, भीतर के कॉरल्स सब दिखते हैं। लेकिन अगर हम एक पानी, एक पत्थर उसमें उछाल के फेंक दें झील में, तो उसमें एक लहरें सी आने लगती है, पूरी जो सतह है वो विचलित हो जाती है और उस विचलन में हमको भीतर का दिखना बंद हो जाता है, राइट? तो इस तरह से ही अंतर्द्वंद का मतलब ये होता है कि हम जब किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर हमारे सामने दो परिणाम हैं, हमारा रास्ता एक है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं इस बीच में हम नहीं, रास्ता तय नहीं कर पा रहे क्योंकि क्लैरिटी नहीं है थॉट्स की। ये तब होता है जब हमारा लक्ष्य निर्धारित ना हो, हम लक्ष्य के प्रति साफ सुथरा विचार ना हो कि मुझे पहुंचना कहाँ है। अगर मैंने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया, साफ सुथरा बिल्कुल आंखें बंद करके मुझे स्पष्ट मंजिल दिख रही है, यदि मुझे क्या पाना है जीवन में मुझे पता ही नहीं है, तो तब ये स्टेट आती है। अंतर्द्वंद की बात करते हैं जब, एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति कार से जा रहा है, एक जगह पे चौराहा आता है, वहाँ जाके वो किसी से पूछता है कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। वो व्यक्ति पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो बोलता है यार मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। तो बोले फिर क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी रास्ते पे चले जाओ, किसी भी रास्ते पे चले जाओ। अर्थात वे व्यक्ति अपना समय भी खराब कर रहा है, अपने पैसे भी खराब कर रहा है, अपना पेट्रोल भी खराब कर रहा है और अपने जीवन को रिस्क में डाल रहा है। सड़क पे चल रहा है, दुर्घटनाओं से बच नहीं सकता वो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्लैरिटी है कि मुझे पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, तो रास्ते में कितनी बार होंगे कि दो रास्ते जा रहे होंगे, लेकिन उसे पता है कि उसका रास्ता कहाँ जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं होगा, है ना? कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में गुरु की कमी है, एक मार्गदर्शक की कमी है, तब भी हमारे मन में एक अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा होती है क्योंकि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। वर्षा जी, अगर हम बात करते हैं, बहुत सही कहा आपने, गुरु, संस्कृत शब्द में गुरु का अर्थ होता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। एक संस्कृत शब्द है गुरु का, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए या हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए। उस तरीके से माँ सर्वप्रथम गुरु होती है जो गर्भ के अंधकार से एक बच्चे को इस बाह्य जगत के उजाले में लेके आती है, वो माँ पहला गुरु कहलाती है। और उसके बाद फिर निरंतर जीवन में एक गुरु नहीं होते। आध्यात्मिक के हिसाब से भी देखते हैं तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा,
फिर गुरु का अर्थ होता है कि जब भी हम जिससे सीख लेते हैं, सीखने से ही शिष्य बना है, जो हमेशा जो है वो सीखने की प्रवृत्ति रखता हो। तो आपके अंदर में एक वो गुण होना चाहिए कि मैं हमेशा जिज्ञासु भाव से बना रहूं, मैं सीखूं। मैं अगर मैं मान लेकर मैंने सब पढ़ लिया, अब तो आई एम कंप्लीट, इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, आपके विचारों की मृत्यु हो गई, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन का मतलब ही है हमेशा गतिशील बने रहना। गतिशील बनने का मतलब ही है कि कम से अधिकता की तरफ जाना। तो जीवन में आपकी प्रवृत्ति इस तरह से होनी चाहिए कि मैं तो एक वो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट होना और आत्मिक शांति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। एट द कॉस्ट ऑफ योर इनर पीस। आदमी को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आदमी को अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटे से संतुष्ट मत हो। क्या कहीं आप फियर ऑफ फेलियर से घबरा तो नहीं रहे? इसलिए आप ये मुहावरा ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रिस्क लेने से डरते हो, आपको फियर ऑफ फेलियर हो, आगे क्या होगा, अनजानी जगह जाने से घबराहट होती है। ऐसा नहीं, जुझारू होना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य आपका हिमालय से भी ऊपर हो, आसमान से भी ऊपर हो, तभी आपको हिम्मत आएगी। और हिम्मत जब हम में परमात्मा का अंश विराजमान है, हम जानते हैं कि हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। हम ये भी जानते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे में ही ब्रह्मांड है। ये दम्भ से भरा हुआ शब्द नहीं है, ये जीवन मूल्यों को समझने की बात है। जब यहाँ बात कर लेते हैं तब गुरु तो आपके मन में ही है, कृष्ण चेतना तो आपके मन में ही है। अगर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र, एक ऐसा गीता हमारे जीवन का जो है, हमारे भारतीय राष्ट्र में गीता एक ऐसी विभूति है हमारे जीवन में। अगर इंसान समझे तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। गीता में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, गीता में ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, गीता में मार्केटिंग है, गीता में अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। और धर्म के अनुसार, धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म वो होता है जो इंसानियत का धर्म हो, जो सही है वो धर्म है, जो इंसानियत है, इंसानियत का धर्म ही गीता भी वही धर्म कहलाती है ना। इसलिए कृष्ण जी बोलते हैं जो धर्म के अगेंस्ट चला गया, वो कोई भी हो, उसको ख़त्म करो। समाज में अगर हमको सात्विकता फैलानी है तो हर उस तामसी प्रवृत्ति को ख़त्म करना पड़ेगा। और तामसी प्रवृत्ति मतलब जो धर्म के खिलाफ है। तो वहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो अंतर्द्वंद, क्या अर्जुन को अंतर्द्वंद से ही तो जूझ रहा था, जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है। जब पूरी प्लानिंग हो गई, जब पूरी सेनाएं तैयार हो गई, इनके रिश्तेदार उनके रिश्तेदार, कौन किस सेना में होगा, कौन पांडवों के पास होगा, कौन कुरुक्षेत्र में होगा, कौन कौरवों के साथ में होगा, इतनी सब तैयारी के बाद भी अंतिम निर्णायक क्षण में जाके वो अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद से परेशान हो गया। इसको अंतर्द्वंद कहते हैं कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। एक लैक ऑफ इनिशिएटिव, फियर ऑफ इनिशिएटिव। अरे जो सोच लिया, जब युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध करो। अब युद्ध क्षेत्र में जाके आप यदि एकदम से बुत बन जाओ, अब मैं करूं ना करूं, तो आपका तो हार निश्चित हो गई। तो अंतर्द्वंद का मतलब यही होता है कि जब आप अंदर से कहीं ना कहीं अज्ञानी हो, आप में कहीं सोच की कमी है, विचारों की कमी है, अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक की कमी है, साधनों की कमी है, इन सब कमियों के कारण जो है, जबकि आप पूरी तरह से संपन्न हो सकते हो, क्योंकि आप कर्मठ नहीं हो, आप है ना, आप आलसी हो, पढ़ते नहीं हो, आप साल भर नहीं पढ़ाई करी, साल भर जो है उन सब चीज़ों में मस्ती के साथ जीवन बीता जो आपको पसंद था। आपको नहीं मालूम कि आपके लिए सही रास्ता क्या, नहीं मालूम क्या। एक स्टूडेंट को नहीं मालूम कि उसे 10वीं का एग्ज़ाम देना है, 12वीं का एग्ज़ाम देना है, उसको एग्ज़ाम में जो है उसको 100 में 100 नंबर चाहिए, क्या उसको पता नहीं है? बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है वो किताब छोड़ के वो बाहर दोस्त जो है जो उसको बोलता है चला आज अपन जो है वहाँ जाके अपन चौक में थोड़ा घूम के आते हैं, वो 1 घंटे की जगह पे 6 घंटे लगा के आता है, क्योंकि 2 दोस्त और मिल गए, फिर वो चले गए घूमने, एक चक्कर लगा के तालाब का निकाल लेते हैं करके। क्या उसे पता नहीं है? क्यों? क्योंकि वो अनुशासन से डरता है। अनुशासन करने का उसमें मादा नहीं है, वो संकल्पित नहीं है, उसमें डेडिकेशन नहीं है,
वो अपने प्रति ईमानदार नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, इसलिए वो तामसी प्रवृत्तियों से। तामसी प्रवृत्ति का मतलब केवल शराब और जुआ नहीं है। तामसी प्रवृत्ति है आलस, तामसी प्रवृत्ति है संकल्पित ना होना, आपके अंदर जोश ही नहीं है। ये सब तामसी प्रवृत्तियां हैं सब। और जो आपकी बात नेगेटिविटी से एक बात और निकल कर आ रही है कि ये जो प्रवृत्ति होती है या फिर अंतर्द्वंद की जो स्थिति निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से निकल कर आती है जो हम खुद खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने उषा, खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप किसी भी जीवन में आप जिसको फॉलो करते हो, किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन पढ़ो आप। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथाएं हैं जो है वो हमको पढ़नी चाहिए। किसी भी बड़ा सफल व्यक्ति जो है जो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, हमको पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि उनका निर्णय लेने का, जो कठोर से कठोर निर्णय लेने का उनके अंदर जो मादा था, उसकी कमी न कमी कहीं ना कहीं आप में कमी है वो। तो हर वो व्यक्ति जो सफल है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके जीवन को हम तब देखें जब वो कुछ भी नहीं था, तब वो कैसे अपने जीवन को चलता है, कैसे उसके जीवन में भी दो रास्ते थे, उसने क्यों चुना, किस रास्ते को चुना। और अंतर्द्वंद की स्थिति तो उसके मन में भी सबके मन में होती होगी। कोई आदमी जो है वो पेट से ऐसा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता है ना। जीवन संघर्ष का ही नाम है। हम तो बात ही करते हैं कि जीवन जो है स्ट्रगल है, संघर्ष है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे तो जंगल नियम ही लगते हैं। जो ताकतवर है, जो छोटा है, जो कमज़ोर है, वो बड़े का आहार बनता है। ये प्रकृति का नियम है। हम अपने इस सभ्य समाज में भी देखते हैं तो यही होता है कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, शरीर से नहीं, जो मन से कमज़ोर है, जो बुद्धि से कमज़ोर है, जो आलस में है, जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, उसी का बाकी सारे के सारे फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए जो है, जो इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में देखूं तो देखिए, किसी संस्था में एक प्रमुख होता है, बाकी सब उसके अधीन काम करते हैं। एक गांव में एक पटेल होता है ना। 100 एकड़ ज़मीन है अगर उसकी, तो 100 एकड़ ज़मीन में वो कितने लोगों को रोज़गार देता है। तो एक प्रकार से वो जिनको रोज़गार दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस 50-55 लोगों से काम करा सके। उसमें उतना अनुभव होना चाहिए, वो ज़मीन से जुड़ा भी हो, वो बारीक से बारीक काम करना खुद भी जाने, क्योंकि वक्त आने पे वो उदाहरण बन के वो काम कर सके। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास आती हैं। अंतर्द्वंद का बात ही होता है कि अगर मुझ में कहीं कमी होती है और जब मुझे कहीं निर्णय लेना पड़ता है, वो निर्णय हो सकता है कि मेरे परिवार से जुड़ा हो सकता है कि मेरी संस्था से जुड़ा हो सकता है कि मेरे समाज से जुड़ा हो सकता है कि राजनीति से जुड़ा हो सकता है कि वो आध्यात्मिक किसी क्षण पे आके जुड़ा हो। यहाँ पे आके अंतर्द्वंद का मतलब ये होता है कि आप करूँ या ना करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और उससे में ट्रेन छूट जाती है, आपकी बस छूट जाती है, आप खड़े के खड़े रह जाते हो। तो अच्छा निर्णय, त्वरित निर्णय लेना। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ वर्षा जी, आप निर्णय लेने की क्षमता तो डालो। क्या होगा, एक बार फेल हो गए ना, बिल्कुल फेल हो गए, आपको कभी जीवन में पछतावा नहीं होगा कि मैं तो निर्णय ही नहीं ले पाया। क्योंकि एक बार फेल होना एक लेसन को क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं जो है, अगर आप सफल नहीं हुए तो उसे असफलता मत मानिए, आपने कुछ सीखा है। तो ये जो सीख है, ये दूसरी बार जब मौका आएगा तो वहाँ पे काम आएगी। ये आप खड़े मत रहो। और निर्णय की स्थिति जो रहती है वो त्रिशंकु की स्थिति हो जाती है, ना वहाँ पहुँच पाते हैं ना ज़मीन पर रह जाते हैं। तो वो सारा जीवन जो है, जब फिर 5 साल 10 साल के बाद जाके फिर जब 4 दोस्तों के साथ बैठते हो, वो दोस्त जो आज कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और फिर आप अपने अतीत को याद करते हो, और वहाँ पे फिर अंदर ही अंदर आपका ये सवाल उठता है, यार वक्त से, है ना, वक्त का मारा है वो, क्या मतलब हुआ? वक्त का मारा कौन है? जिसने वक्त को मारा, जिसने समय को किल कर दिया, जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, अंत में समय उसको मारता है, कहीं का नहीं छोड़ता। बिल्कुल, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल। आत्मचिंतन और अंतर्द्वंदता, इनमें परस्पर क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हर इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए आत्मचिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब आत्मचिंतन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम क्यों आए हैं, क्यों बने हैं और हम क्या करना चाहते हैं। और जब ये सारी स्थिति हमें पता चल जाती है, उसके बाद हमारे जीवन का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि हम फोकस्ड हो जाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है वर्षा जी आपका, कि अंतर्द्वंद से आत्मचिंतन।
ये जो यात्रा है, ये यात्रा ऐसी है कि मैं उसको ऐसा नहीं कह सकता कि असफलता से सफलता की बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अंतर्द्वंद, पहली बात तो ये इवैल्यूएशन करना, ईमानदारी से ये जजमेंट करना कि मैं वाकई अंतर्द्वंद में हूँ क्या, इस चीज़ को स्वीकार करना कि हाँ मैं अभी अंतर्द्वंद की मनस्थिति में हूँ, तो मैं फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठूँ, ठीक है, और फिर मैं बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स लिखूँ कि मैं आज जिस विषय के मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, उस विषय के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, मैं ऐसा करूँगा तो क्या है। एक प्रकार से शतरंज की जो चाल होती है, शतरंज में वही खिलाड़ी जो है वो कामयाब होता है जो सामने वाले की 10 चाल को पहचान पाए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करोगे तो चेस में कितनी आगे की चालें जो है वो इस चाल पे सोच चुके होते हैं, खुद की नहीं, सामने वाले की भी। तो यही जीवन भी है, शतरंज से कम नहीं है जीवन भी अगर देखते हैं तो जब बात करते हैं हम जो है किसी स्थिति में हम जब पहुंचते हैं कि अनिर्णय की स्थिति आ गई, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब 10th के बाद 11th में जा रहा हूं तो मैं मैथ्स लूं या बायो लूं या कॉमर्स लूं, ठीक है। मैथ्स के बाद मैं 12th में जब जाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास क्या फील्ड रहेगा मेरे लिए, क्या केवल आईआईटी ही रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा या कुछ और भी है। यदि बायो लेता हूं मैं तो बायो के बाद केवल पीएमटी है या और कुछ भी है। यदि आर्ट्स लेता हूं तो क्या है मेरे पास में। ये सारी की सारी स्थितियां जो हैं ये तब आपको किसी अनिर्णय या अंतर्द्वंद में नहीं डालती यदि आपके पास में स्कीम ए, स्ट्रेटेजी बी, स्ट्रेटेजी सी भी हो। स्ट्रेटेजी बी और सी का मतलब क्या है कि मैंने मैथ्स लिया, 12वीं मैंने मैथ्स से पास की, और यदि मेरा पीटी में नहीं हुआ, यदि मेरा आईटी में नहीं हुआ, तब क्या होगा। ये मैं पहले सोच के रखूँ मैं कि ठीक है, मैं यदि आईटी में नहीं हुआ तो मेरे पास में ये प्लान बी है, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी। जिंदगी में कम से कम 3 ऑप्शन तो लेके चलने चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सर्जन हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं जब सर्जरी करने जाता हूँ पेशेंट की, तो मुझे पता है कि मैंने जब खोल लिया किसी का सर्जरी का जो अंग है उसको खोल लिया, खोलने के बाद मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो मेरे पास दिमाग में हमेशा 3 आंसर होते ही होते हैं। यदि पहला नहीं हो पाया तो दूसरा है, दूसरा नहीं हो पाया तो तीसरा है। तो ये चीज़ अगर हर व्यक्ति अपने आप में ये निर्णय लेता है कि कम से कम 3 प्लानिंग लेके चलता है, तो मुझे लगता है कि कभी भी उसे असफल नहीं होना पड़ेगा। हो सकता है कि 100 में 100 नंबर ना मिले, लेकिन जो है थोड़ा बेटर होगा, फेल होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक अंतर्द्वंद की बात करते हैं तो अंतर्द्वंद एक ओवरऑल पर्सनालिटी का भी एक परिणाम जो है वो अंतर्द्वंद होता है। जो आदमी हमेशा अंतर्द्वंद में ही जूझता रहता है, वो आदमी का अगर उसका पालन पोषण देखते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कारण भी समझ में आ जाएगा वर्षा जी कि वो बेचारा ऐसा क्यों है, वो क्यों डिसीजन नहीं ले पाता, वो क्यों एक जगह पे जाके उसका दिमाग कुंद हो जाता है, अचानक शून्य विचार क्यों हो जाते हैं। वो उसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजी नज़र आएगी। कुछ फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या कुछ इंटर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या वो कुछ इन्फिनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो बेचारा जो है वो कई बार होता है कि बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं किसी का। मैंने एक काम कर लिया, दूसरा नहीं कर पाया, तो सारे के सारे बच्चे अरे नहीं कर पाया, मजाक उड़ाते हैं। ये बचपन से ही कई ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेट आ जाते हैं आपके व्यक्तित्व में जो आपको मालूम नहीं होता। साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली आप पीड़ित हो जाते हो उन चीज़ों से, डरने लगते हो कोई भी रिस्क लेने से, जिसको मैं जिसको बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, जिसको हम लोग फियर ऑफ फेल्योर बोलते हैं। फेल हुए नहीं हैं, लेकिन फेल होने के डर से ही जो है आप कुछ करते नहीं हो। तो आपने जब कुछ किया नहीं है तो 100% फेल्योर है ना आप भाई। आपने जब कुछ किसी चीज़ का प्रयास ही नहीं किया तो रिजल्ट तो 100% फेल्योर है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप प्रयास करो आप, और जब आप प्रयास करते हो जी जान से, तो धीरे धीरे एक आपका एक इस तरह का एटीट्यूड बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है कि आप जुझारू हो जाते हो। जुझारू नेतागिरी में एक बड़ा शानदार नारा होता है कि फलाने का नाम लेके भी आप तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो संघर्ष जो है बड़ा पॉजिटिव शब्द है। बिल्कुल, संघर्ष यानी कि युद्ध में जब हम जाते हैं तो उसके पहले तैयारी जरूरी होती है और कई बार हमें चोट भी लगती है, कई बार हम हारते हैं, लेकिन उस हार से हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि उस हार से हम मजबूत बनते हैं आगे चलकर। सर, इंट्रोवर्ट लोगों के ऊपर भी फर्क पड़ता है क्या? आत्मसंघर्ष की जो स्थिति है वो इंट्रोवर्ट लोगों के ऊपर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बोला आपको कि कौन व्यक्ति इस अंतर्द्वंद से जूझता है, तो जो इंट्रोवर्ट, सवाल उठता है वर्षा जी इंट्रोवर्ट होता कौन है? इंट्रोवर्ट वो है जो डरता है एक उस ग्रुप में जाने से जहाँ पे हो सकता है उसकी हंसी उड़ती हो सकता है कि उसका ग्रुप जो है वो ऐसे दोस्तों का है जो हमेशा सरकास्टिक वे में बात करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ जैसे 4 दोस्त बैठे हैं, कोई दोस्त आ रहा है तो आज अपन इसको छिलेंगे, मस्ती है, आज उसकी उड़ाएंगे हम, जो है ये एक टेंडेंसी हो जाती है। हम क्या यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं? क्या हम किसी के मजाक उड़ा के अपने आप की आत्मसंतुष्टि है कि हाँ हमने उसकी छोटी लाइन छोटी कर दी तो हम अपनी लाइन बड़ी महसूस करते हैं? दोस्तों के बीच में मैं इस भावना का हमेशा भर्त्सना करता हूँ कि ये बुरी बात है कि दोस्त हो आप जो है तो कुछ इस तरह की आपस की दोस्ती रखो कि सामने वाले को अप्रिशिएट करें, सामने वाले को बढ़ाएं, कुछ पॉजिटिव सोच के साथ में कुछ सृजनात्मक आउटकम हो आपका। गपशप मारने का भी तरीका होता है कि 4 दोस्त बैठ के जब बात करते हैं तो उस गोष्ठी के बाद में जब आप घर जा रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ एक टेक होम मैसेज ही मिलना चाहिए, कुछ पॉजिटिव गपशप हो, ठीक है। और उसके बाद जो देखो आप जो है हमेशा जो है मतलब हम बात करते हैं कि 2 + 2 4 नहीं होता, मेरे हिसाब से 2 + 2 22 होता है। जब हम बात करते हैं जो मेरा नॉलेज आपका नॉलेज मिला और एक बड़ी चीज़ के लिए, तो हम जब बात करते हैं अगर हमारे 4 दोस्तों में से एक दोस्त हमारा थोड़ा कमज़ोर है, हमेशा घबराया रहता है, सामने नहीं आता, इंट्रोवर्ट है, तो ये 3 दोस्तों का फ़र्ज़ होता है कि हम उसके व्यक्तित्व को निखारें ना। तो इंट्रोवर्ट होना मेरे हिसाब से तो ये होता है कि अगर उसका पूरा जीवन देखते हैं तो वो बच्चे जो है इंट्रोवर्ट होते हैं जब जिनके घर में पूरी तरह से माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, ठीक है, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ मानसिक तनाव में होगा, उनके पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ नोकझोंक चलती होगी, स्प्लिट फैमिली होगी, ब्रोकन फैमिली होगी, ठीक है। इस तरह के लोग जो हैं चाइल्ड एब्यूज़ होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और इंट्रोवर्ट होगा जब वो अपने आप में ही बना रहेगा, साहस ही नहीं होगा बाहर जाने का, तो जीवन की सफलता कैसे आएगी उसके पास? एक और सवाल सर कि कई बार दबाव की स्थिति बनती है, जैसे पारिवारिक दबाव होता है, फैमिलीज के लोग साथ नहीं देते हैं, उसके बाद उस दबाव की स्थिति में आकर जो हमें निर्णय जिंदगी में लेना चाहिए वो निर्णय ना लेके कुछ और रास्तों पर हम भटक जाते हैं और जीवन भर एक मन में एक कलह चलती रहती है, एक संघर्ष चलता रहता है कि काश कि मुझे उस जगह पर होना चाहिए था। ये भी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन क्रिएट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अक्सर होता है वर्षा जी, खास करके युवा पीढ़ी के साथ। जो आज अगर हम जिस भारत की बात करते हैं, भारत एक ऐसी दशा और दिशा से गुजर रहा है जब हमारे पास युवाओं का बाहुल्य है। 65% आबादी 35 साल के नीचे की है। 35 साल एक युवा ऊर्जा है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ भारत की बात करते हैं तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन कम है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कि बाय डिफ़ॉल्ट हम भारतीय हैं, हमारा IQ तो वैसे ही विश्व में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है वो सनातन ऋषि मुनियों की संतान है जिनका अध्यात्म ज्ञान कहीं ऊपर था, जिनका IQ, EQ, SQ सब ज़बरदस्त था। हम उस भारत के बच्चे हैं जो अध्यात्म में विश्व गुरु था और अभी भी हम अग्रसर हैं उसी तरफ। तो वहाँ अगर बात करते हैं तो जब ये इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, जब साधन थोड़े से कम हैं, है ना, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, माँ बाप की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा, बच्चों से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आके मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 8th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं या ग्रेजुएशन है, तो उन माँ बाप से मैं ज़रूर बोलूँगा कि कभी भी बच्चों को प्रताड़ित मत करें, बच्चों के सामने ऊंचे ऊंचे टारगेट मत रखें, कभी भी किसी बच्चे को किसी और बच्चे का एग्जाम्पल मत दें कि देखिए वो गुप्ता जी का बच्चा तो हर बार फर्स्ट आता है, तुम जो है गालियाँ देके, ऐसे नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरे व्यक्तित्व का सत्यानाश कर देती हैं। आप अपने बच्चे को उत्साहित करें, उसे कभी भी डीमोरलाइज मत करें।
डीमोरलाइज करने से उसके अंदर एक ग्रंथि बन जाती है, बच्चे का व्यक्तित्व जो है बौना हो जाता है। वो आपका बच्चा है, कोई सौतेला बच्चा नहीं है। तो आप अपनी भड़ास मत निकालिए उस पर, आप अपनी अपेक्षाएं उस पर लादिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए उसकी कितनी कैपेसिटी है। हर व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। हर कोई आदमी आइंस्टीन नहीं बन सकता, हर कोई आदमी जो है विवेकानंद भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे माँ बाप को ये समझना है कि वो आपका बच्चा है, आपका खून है, और आप ही इतने इंटेलिजेंट होते तो आप ही है कहीं कोई अंबानी या कहीं अडानी नहीं बन जाते। कहीं आप भी तो कहने की कोई जॉब करते हैं, आपके जीवन में भी कहने की फ्रस्ट्रेशंस रहे होंगे। तो एक बार जो है उस बच्चे को, खास करके अगर वो 13-14 साल के ऊपर का युवक है, बच्चा है या बच्ची है, मित्रवत व्यवहार करिए उस पर कभी भी दबाव मत डालिए, खास करके पढ़ाई का। और पढ़ाई के बाद में भी, अब लोग बैठे हो तुम, बोलते थे अच्छे नंबर से हो जाते, देखो उनका बच्चे को नौकरी लग गई, तुम बैठे हो घर पे अभी भी खा रहे हो तुम, इस तरह के आहत करने वाले शब्द होते हैं। वो बच्चा जो है फिर वो दबने लगता है, उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है, उसके विचार बदलने लगते हैं। कई बार ऐसे बच्चे जो है क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, कई बार चोरी करना सीख जाते हैं। तो ये जो दबाव है आपने वर्षा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि जो है माँ बाप का क्या रोल होता है। केवल समाज और सरकार का ही रोल नहीं होता किसी बच्चे के अपब्रिंगिंग में, फैमिली का, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्षा जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ थे, उन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपके सामने कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति है या फिर हीन भावना से ग्रसित है, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना है, बल्कि उसके विकास के लिए उसकी स्थिति को समझना है और उसका साथ देना है। और आज हमने बात की आत्मसंघर्ष के ऊपर कि किस तरीके से लोग बचपन से लेकर पूरा जीवन निकाल देते हैं आत्मसंघर्ष में, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें करना क्या है और उस लड़ाई से लड़ना क्या है। लेकिन आज हमने जिस टॉपिक पर बात की है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ उससे मिला होगा। डॉक्टर राजेश शर्मा जी से हमारी हर बार बात होती है और कुछ ना कुछ प्रभावित करने वाली बातें वो कह जाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और हम एक बार फिर अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।